साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं और उसी की पढ़ाई लिखाई होगी यहाँ पे। तो आप लोगों को देखना है यहाँ पे, जैसे करंट और स्टैटिक में डेली पढ़ा रहा हूँ उसी क्रम में ये वीडियो है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बालिका पंचायत कार्यक्रम प्रारंभ किया है? बालिका पंचायत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालिका पंचायत किसने प्रारंभ किया, आपको ये बताना है। तो बालिका पंचायत, इसका सही जवाब गुजरात हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जब बात गुजरात राज्य की करेंगे तो आपको याद रखना है, जो 36वें राष्ट्रीय खेल है, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात राज्य में हो जाएंगे। और आपको यहाँ से गुजरात से याद रखना सीमा दर्शन योजना ना, सीमा दर्शन योजना, सीमा दर्शन योजना, दर्शन बोला हूँ, दर्शन, सीमा दर्शन योजना जो गुजरात राज्य की हो जाएगी। और 36वें राष्ट्रीय खेल भी गुजरात राज्य के हो जाएंगे। तो आपको गुजरात राज्य से इन बातों को ध्यान रखना है। तो सीमा दर्शन योजना लॉन्च कौन किया था, अगर ये पूछेगा तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीमा दर्शन योजना गुजरात राज्य में लॉन्च किया। आपको याद रखना है गुजरात राज्य में क्या हुआ है, बालिका पंचायत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बालिका पंचायत किस राज्य ने स्टार्ट किया? गुजरात राज्य ने स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है, किस राज्य सरकार द्वारा, देखेंगे जस्ट वेट, किस राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना प्रारंभ की गई है? नारी को नमन योजना शुरू की गई है, प्रारंभ की गई है। तो नारी को नमन योजना जो हो जाएगी फ्रेंड्स, वो हो जाएगी हिमाचल प्रदेश राज्य की, नारी को नमन। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि किस राज्य ने नारी को नमन योजना स्टार्ट की। तो नारी को नमन योजना 30 जून 2022 को गुजरात राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य ने स्टार्ट किया। नारी को नमन, हिमाचल प्रदेश राज्य। ओके, तो और गुजरात राज्य की मैंने क्या बताया था अभी आपको, बालिका पंचायत ना, बालिका पंचायत, सीमा दर्शन योजना। और सीमा दर्शन के साथ साथ आपको क्या देखा, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात राज्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्मृति वन, देखिए स्मृति वन, स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन ये हो जाएगा। स्मृति वन जो हो जाएगा ये आपका गुजरात राज्य में हो जाएगा। तो देखिए गुजरात राज्य से आपको 36वें राष्ट्रीय खेल, सीमा दर्शन योजना, और अभी आपने देखा बालिका पंचायत, और साथ ही साथ गुजरात राज्य में आपने और क्या देख लिया, स्मृति वन नाम की जो स्मारक है वो भी गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है उसके तहत पहला अमृत सरोवर कहाँ पे बनाया गया, तो वो बनाया गया उत्तर प्रदेश के रामपुर में, रामपुर में है ना, यूपी के रामपुर में बनाया गया है। और इसको जो लॉन्च किया था, मतलब इसको जो पहला उद्घाटन हुआ है वो किसने किया है, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी ने इसको उत्तर प्रदेश के रामपुर में पहला अमृत सरोवर बनाया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना। स्मृति वन कहाँ पे बनाया गया, गुजरात राज्य में बनाया गया। और हिमाचल प्रदेश से भी आपने क्या पढ़ा, नारी को नमन पढ़ा। ठीक है, तो सारी बातों को जोड़ जोड़ कैसे याद रखें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस राज्य ने शिक्षा रथ योजना प्रारंभ की? तो आपको बताना है शिक्षा रथ योजना कौन सा राज्य प्रारंभ किया है, शिक्षा रथ है ना, शिक्षा रथ योजना। अगर इसके नाम की हम लोग बात करें तो ये शिक्षा या विद्या रथ आपको लिखा मिल सकता है, विद्या रथ है ना, विद्या रथ, स्कूल ऑन व्हील ऐसे करके, स्कूल ऑन व्हील, ठीक, स्कूल ऑन व्हील, तो पूरा इस तरह से पूरा उसका नाम मिलेगा आपको, शिक्षा रथ या क्या बोलेंगे विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील नाम की योजना कौन सा राज्य प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स असम राज्य हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील, ठीक है, ये हो जाएगा असम राज्य की योजना हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, बिजली चोरी रोकने के लिए, देखिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं इसलिए हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बस आप एक एक बार से एक एक नजर आप देखते चलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चन होंगे और करंट अफेयर के होंगे, तो उनको बस एक नजर आप देखते चलिए क्योंकि परीक्षा आपकी काफी करीब आ चुकी है पेट की, और ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पेपर में, ठीक है, पक्का बता रहा हूँ, काफी अच्छे क्वेश्चन है। लिखा है बिजली चोरी को रोकने के लिए किस राज्य ने ऊर्जा गिरी योजना या अभियान लॉन्च किया? आपको बताना है ऊर्जा गिरी अभियान है, ये किस राज्य ने लॉन्च किया? तो देखिए अगर आपको वहां पे ऑप्शन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अलग अलग मिलेंगे, हो सकता है आप उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये उत्तराखंड राज्य हो जाएगा। बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जा गिरी नाम की योजना किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड की हम लोग बात करेंगे तो 9 नवंबर 2000 को, सन 2000 को इसकी स्थापना होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 9 नवंबर सन 2000 को स्थापना होती है। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हो जाएगी 9 नवंबर है ना। अगर बात करें 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से इसको अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया जाता है। और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं, अगर गवर्नर की बात करें तो गुरमीत सिंह हो जाएंगे, गुरमीत सिंह है ना, गुरमीत सिंह हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर। और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करेंगे तो पुष्कर सिंह धामी, आप सबको पता होगा, सॉरी
यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, पुष्कर सिंह धामी। आप सबको मुझे लगता है इनका नाम पता होगा, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के राज्यपाल है, सॉरी यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, और गुरमीत सिंह क्या है यहाँ के गवर्नर है, यहाँ के राज्यपाल है। पुष्कर सिंह धामी क्या है, यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री है, ठीक है, ध्यान रखना। ऊर्जा गिरी योजना उत्तराखंड राज्य की योजना है। अगला क्वेश्चन लिखा है 6 नंबर, हाँ जी देखेंगे यहाँ पे। अगला लिखा हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, आपको ये बताना भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1935 के समय, देखो ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं पिट की परीक्षा में कि किस समय पर, है ना, किस समय पर कौन सा, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि 1935 जब भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ उस दौरान गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय हो जाएंगे लॉर्ड विलिंगटन, इनका नाम याद रखना, लॉर्ड विलिंगटन हो जाएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय। जैसे आपसे पूछता 1885 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय कौन थे, उस समय डफरिन थे। कौन था, डफरिन, उस समय डफरिन थे। इसी तरह से आपसे जब पूछता है कि बताइए जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय आपका कौन गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, उस समय कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कैनिंग हो जाएगा, है ना, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, उस समय कैनिंग हो जाएंगे, राइट, उस समय कैनिंग हो जाएगा। इसी तरह से आपसे पूछेगा अलग अलग टाइम के पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा कि जब दिल्ली दरबार लग रहा था उस समय कौन था, दिल्ली दरबार कब लगा था, 1911 में लगा था, तो 1911 दिल्ली दरबार जब लगा था उस समय आपसे पूछेगा बताइए गवर्नर कौन था, तो उस समय लगे हार्डिंग थे। कौन थे, हार्डिंग थे, हार्डिंग, हार्डिंग, तो इनका आपको नाम है, हार्डिंग थे ना। जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन कौन था, कर्जन था। कौन था, कर्जन, 1905 में कर्जन था। फिर बंगाल विभाजन को रद्द किसने कर दिया था, ये आपसे पूछेगा, तो बंगाल विभाजन को हार्डिंग ने रद्द किया था 11 में, तो उस समय बंगाल विभाजन को रद्द किया था हार्डिंग ने। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं कि किस समय पे गवर्नर को, 1905 आपको ध्यान रखना कर्जन वाला हो जाएगा, और 1911 आपको याद रखना हार्डिंग हो जाएंगे। 1857 की क्रांति के समय कौन, कैनिंग हो जाएगा, और 1885 में 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय डफरिन हुआ करता था, डफरिन आपको ध्यान रखना। 1911 में आपको बताना दिल्ली दरबार जब लगा था तो भी कौन हो जाएगा, हार्डिंग हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल पूछा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के समय, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय कौन था, तो लॉर्ड विलिंगटन हो जाएंगे, इनका नाम याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि देश बंधु के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। आप मुझे लगता है सबको मालूम होगा कि देश बंधु किसको बोलते हैं, चित्तरंजन दास को बोलते हैं, देश बंधु बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने और बहुत सारी बातें आपके लिए लिख दी हैं। देश बंधु के अलावा दीन बंधु पूछता है। देखिए ये नाम चित्तरंजन दास देसी नाम लगता है, कैसा नाम लग रहा है, देसी नाम लग रहा है, तो आपको बिल्कुल याद आएगा। एक देश बंधु पूछता है, एक देश बंधु पूछता है, और एक दीन बंधु पूछता है, तो बिल्कुल जो देसी नाम है आप समझ जाना। अब बताओ CF एंड्रूज देसी नाम है कि चित्तरंजन दास देसी नाम है, आप कहोगे चित्तरंजन दास देसी नाम है, जो देसी नाम है वो समझ जाना चित्तरंजन दास है। और दीन बंधु अगर आपसे पूछेगा तो CF एंड्रूज हो जाएंगे, दीन बंधु हो जाएंगे, दीन बंधु CF एंड्रूज, और देश बंधु चित्तरंजन दास हो जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे आप बाबू के नाम से किसको, बापू नहीं बोल रहे, बापू तो महात्मा गांधी है, लेकिन बाबू अगर बोलेगा तो बाबू जगजीवन राम को बोला जाता था, जगजीवन राम। और जगजीवन राम का जो समाधि स्थल है उसको समता स्थल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समता स्थल, आपको ध्यान रखना है, समता स्थल। जगजीवन राम जी की क्या है, समाधि स्थल को समता स्थल बोला जाता है। तो जगजीवन राम को बोलेंगे क्या, बाबू बोलेंगे। उसके बाद सी राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है, सी राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहली बार 1954 में जब पहली बार भारत मिला था, तो सी राजगोपालचारी, CV रमन और S राधाकृष्णन, इन्हीं तीनों लोगों को मिला था, आपको ध्यान रखना है। राजा जी इनका नाम है, उपनाम है। 1954 में भारत रत्न स्टार्ट किया गया ना, भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। सी राजगोपालचारी राजा जी कहलाते हैं, बाबू के नाम से जगजीवन राम, दीन बंधु CF एंड्रूज, देश बंधु चित्तरंजन दास। और देखेंगे यहाँ पे पंजाब केसरी किसको बोलते हैं, लाला लाजपत राय को बोलते हैं, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बोलेंगे। बाकी और यहाँ नीचे जो लिखा हुआ आपको मालूम भी होगा। लौह पुरुष किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है लौह पुरुष, सब जानते हो ना। और स्टेचू ऑफ यूनिटी है ना, कितना, स्टेचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है ना, 182 मीटर, तो सरदार पटेल को क्या बोलते हैं, लौह पुरुष बोलते हैं, आप सबको मालूम है। उसके बाद है नेताजी किसको बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इन सारी बातों का ध्यान रखना। और सूर्य सेन को क्या मास्टर दा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास्टर दा किसको बोलते हैं, सूर्य सेन को बोला जाता है, आपको ध्यान रखना। मास्टर दा सूर्य सेन को कहते हैं, सूर्य सेन को मास्टर दा। और आपको एक याद रखना बलराज किसको बोलते हैं, बलराज काफी इंपॉर्टेंट है, बलराज है ना, बलराज, बलराज कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद जी को कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, काफी कठिन भी कह सकते हो। बलराज कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद को, तो बलराज ध्यान रखना, ओके। और मास्टर दा सूर्य सेन को कहा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। मास्टर दा किसको बोलेंगे, मास्टर दा बोलेंगे हम लोग सूर्य सेन को, बलराज बोलेंगे चंद्रशेखर
आजाद जी को बोलेंगे चंद्रशेखर आजाद को बलराज बोलेंगे ना। इन सारी बातों को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट लिखा है वह दिल नहीं होगा, यहाँ पे वह दर होगी ना, वह दर होगी, दर, वह दर या रेट की बात चल रही है, रेट, वह रेट है ना, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है ना, क्या कहलाती है? अल्पकालीन। तो आपको बताना है कि वह दर जिसपे आरबीआई है ना, आरबीआई, देखो आरबीआई के बारे में आपको सारी बातें जान के रखनी है कि 1 जनवरी आपको बताना है कि इसकी स्थापना 1935 में होती, कब होती है? 1935 में, और 1949 में, 49 में, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, नेशनलाइजेशन। 1935 को स्थापना होती है, ओके, और 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। आरबीआई अब सबको पता है बैंकों का बैंक कहलाता है, राष्ट्रीय बैंक कहलाता है आरबीआई, है ना। तो 1 जनवरी 1935 को स्थापना होती है और 1 अप्रैल 1935 को क्या होता है? 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है। तो आपको डेट बल्कि नहीं याद रहेंगी तो कोई बात नहीं है। 1935 को इसकी स्थापना होती है और 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, इतना याद रखना। उसके बाद एसबीआई आप जरूर याद रखना। एसबीआई जो है इसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे और 1955 में इसकी स्थापना होती है। 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी एसबीआई। और उसके बाद आपको नाबार्ड याद रखना है, नाबार्ड, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण, ओके। तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी होती है 12 जुलाई, इसको डेट सही याद रखना, डेट पूछी जाती है, 12 जुलाई 1982 को। तो नाबार्ड की स्थापना आपको ध्यान रखनी है, 12 जुलाई 1982 को होती है। आरबीआई की 1935 को होती है, राष्ट्रीयकरण 1949 को होता है। और उसके बाद एसबीआई की स्थापना, जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, 1955 में इसकी स्थापना की जाती है। और अगर हम लोग यहीं पे बात कर लें और कुछ बैंकों की, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 14 बड़े बैंकों का 19 जुलाई 1969 को होता है, 19 जुलाई 1960। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ और पेट की परीक्षा में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 19 जुलाई 1969 को। उसके बाद आपसे पूछेगा कि 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। इन दोनों चीजों को ध्यान रखना। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होगा? 19 जुलाई 1969 को। और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होगा? आपको बताना है 1980 में हो जाएगा, 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो फिर से सुनेंगे, आरबीआई की स्थापना 1935 को होती है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में होगा। एसबीआई, जिसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में स्थापना होती है। और उसके बाद नाबार्ड की हम लोग बात करेंगे, 12 जुलाई 1982, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, कृषि के विकास के लिए ग्रामीण बैंक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 14 बड़े बैंकों का 19 जुलाई 1969, 6 बड़े बैंकों का 15 अप्रैल 1980। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपसे क्वेश्चन जो पूछा था उस पर आइए बात करते हैं। लिखा है वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? पहले इस चीज को समझ लीजिए। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये लिखा है रेपो रेट, आरआर, इसको आरआर बोलते हैं। रेपो रेट क्या होता है? देखो समझो बात को, ये लिखा आरबीआई, ये आरबीआई है, और इधर मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल का बैंक होता है वाणिज्यिक बैंक, मतलब मान लो एसबीआई ही है ना, एसबीआई। क्योंकि देखो जिस बैंक से आपको मतलब पब्लिक को लोन मिलता है उसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक, है ना। हम लोग आरबीआई में तो लोन नहीं ले सकते ना, हम लोग को लोन कहाँ लेना पड़ता है? कॉमर्शियल बैंक में लेना पड़ता है। मान लो एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, है ना। तो कहने का आशय ये है कि ये कह रहा है कि जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, यानी कि अगर एसबीआई को लोन लेना है, एसबीआई को पैसा लेना, तो कहाँ पे जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई इससे कुछ इंटरेस्ट लेगी, कुछ ब्याज लेगी, उसी ब्याज को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं, रेपो दर कहा जाता है। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब मान लो एसबीआई के पास, एसबीआई ने इससे पैसा लिया आरबीआई से, और आरबीआई से पैसा लेके उसने पब्लिक में बांट दिया। अब उसका हो गया, एसबीआई का खूब फायदा हो गया, तो एसबीआई के पास ढेर सारा पैसा हो गया। अब ये ढेर सारा पैसा जमा कहाँ पे करेगी? आरबीआई के पास जमा करेगी। जो एसबीआई है वो अपना पैसा कहाँ जमा करेगी? आरबीआई के पास। तो अब ये पैसा जमा करने के लिए कुछ पैसा ये भी तो इंटरेस्ट लेगी, अपना पैसा फ्री में तो देगी नहीं। तो इसे क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर, इसको रिवर्स रेपो दर बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोला है। समझ के रखना, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, आपको समझ आ गई होगी। कमर्शियल बैंक क्या होती है, आरबीआई क्या है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सीआरआर, है ना, सीआरआर, एक ये है सीआरआर है। उसके बाद एसएलआर मैंने आपके लिए लिखा है, और बाकी रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको पहले ही समझा दिया। और एक बैंक दर होती है ना, इसको भी जरा समझ लेंगे। इसे बैंक दर किसे कहते हैं? तो एक देखो, एक बैंक दर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, एक चीज होती है ब्याज दर, एक चीज होती है ब्याज दर, और एक होती है बैंक दर। दोनों को समझ लीजिए ना। ब्याज दर क्या होती है? मान लीजिए ये आप हैं, ये पब्लिक है, ठीक है, ये जनता है, तो ये समझना इस चीज को। ये एसबीआई जो है
एसबीआई अगर पब्लिक को लोन देगी तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट लेती है उसको ब्याज दर बोला जाता है, उसको ब्याज दर बोला जाता है, समझना, ब्याज दर बोला जाता है। जब एसबीआई किसी व्यक्ति को लोन देगी तो जो इंटरेस्ट लेती है उसे क्या बोलते हैं, ब्याज दर बोलते हैं, है ना, उसे ब्याज दर बोलते हैं। और आरबीआई जो इंटरेस्ट लेती है एसबीआई से, आरबीआई जो इंटरेस्ट लेती है एसबीआई से, या एक तरह से कह लो एसबीआई जो आरबीआई से लेती है, इसको बैंक दर, बैंकों के बीच में जो होता है वो बैंक दर कहलाता है, और बैंक और पब्लिक के बीच में जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्याज दर। तो बैंक दर क्या है, ब्याज दर क्या है, आर क्या है, आर क्या है ना, मतलब डबल आर, मतलब आप समझ सकते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आप सब ये सारी बातें क्लियर हो गई ना। अब बचा है कैश रिजर्व रेशियो, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, वो रेशियो, वो एक तरह से कैश होता है जो कि एक कमर्शियल बैंक, जब बैंक खोली जाती है तो एक गारंटी की तरह से, एक सिक्योरिटी की तरह से आरबीआई के पास अपना जो रखता है पैसा, उसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है। और इसी तरह से एसएलआर होता है, सॉलिडिटी लिक्विड रेशियो होता है, इसको बोलते हैं सॉलिडिटी लिक्विड रेशियो। तो जो सॉलिड के रूप में, मतलब सोना के रूप में एक तरह से कह सकते हो, जो गोल्ड के रूप में रखा, प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है, उसको बोला जाता है एसएलआर, सॉलिडिटी लिक्विड रेशियो। ये भी क्या करते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपना आरबीआई के पास, सॉरी कहाँ पे, हाँ ओके, आरबीआई के पास रखेंगे, क्या रखेंगे, एसएलआर रखेंगे और सीआरआर रखेंगे। ये सारी बातें आपको मुझे लगता है समझ आ गई होंगी। एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कैश के रूप में जो रखते हैं उसे कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, और जो गोल्ड के रूप में रखते हैं उसे बोलते हैं सॉलिडिटी लिक्विड रेशियो बोला जाता है। ये होता है, ये कमर्शियल बैंक रखते हैं आरबीआई के पास। ये सारी बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ना समझ आई होंगी तो एक बार फिर से सुनना, समझ आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन लिखा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो आप सबको पता है यहाँ पे टॉप कौन करता है, फिनलैंड करता है। फिनलैंड यहाँ पे हमेशा टॉप करता है, फिनलैंड टॉप करता है। फिनलैंड सबसे, दुनिया का सबसे प्रसन्न देश कौन है, बहुत दिनों से फिनलैंड बना हुआ है, तो फिनलैंड दुनिया का सबसे खुश देश हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे अगर बात करें फिनलैंड की, तो देखिए यहाँ पे फिनलैंड टॉप करेगा। इंडिया की रैंक 136 है 2022 में, ध्यान रखना 2022 में 136 है, 2022 की बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 136 हो जाएगी हम लोग की। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग की रैंक क्या 2022 में, 2022 में हम लोग हो गए हैं, देखिए 150 हो गए। 2021 में अगर हम लोग से पूछता है ये, तो हम लोग थे यहाँ पे 142 नंबर पे थे, 142 पे। तो प्रेस फ्रीडम हम लोगों की खराब हुई है और गिर गई है। तो प्रेस फ्रीडम में 2022 में हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, 150 नंबर पे पहुंच गए हैं। और अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स की, तो लोकतंत्र सूचकांक की हम बात करेंगे, तो लोकतंत्र सूचकांक में हम लोग 46 नंबर पे आते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स में किस पे आते हैं, 46 नंबर पे आते हैं। और यहाँ दोनों पर टॉप कौन करता है, नॉर्वे करता है। नॉर्वे के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं मध्य रात्रि की सूर्य का देश। नॉर्वे को क्या बोलते हैं, मध्य रात्रि की सूर्य का देश बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उगते सूरज का देश किसे बोलते हैं, जापान को बोलते हैं। उगते सूरज जापान को बोलते हैं। निप्पन का देश भी बोला जाता है, इसको निप्पन भी बोलते हैं, जापान को ना निप्पन देश का देश बोलते हैं, या उगते सूरज का देश बोलते हैं। नॉर्वे को बोलते हैं मध्य रात्रि की सूर्य का देश। अच्छा, अगर आपसे पूछो इंडिया में सूरज का सबसे पहले कहाँ पे उदय होता है, तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा, अरुणाचल में हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में ना। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले इंडिया में सूरज निकलता है, सबसे पहली गुड मॉर्निंग किसकी होती है, अरुणाचल प्रदेश की। और दुनिया में पूछेगा तो उगते सूरज का देश कैसे बोलते हैं, जापान को बोला जाता है। निप्पन का देश भी बोलते हैं जापान को। नॉर्वे को क्या बोलते हैं, मध्य रात्रि की सूर्य का देश। हम बात करें डेमोक्रेसी इंडेक्स की, तो लोकतंत्र सूचकांक में हम लोग 46 नंबर पे हैं, प्रेस फ्रीडम में हम लोग 150 नंबर पे हैं, और दोनों में टॉप कौन करता है, नॉर्वे टॉप करता है, दोनों में, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि 10वां क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है उमरान मलिक को। आप सबको पता होगा काफी तेज बॉलिंग करवाते हैं ये, और जम्मू कश्मीर राज्य से आते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य से आते हैं उमरान मलिक, है ना। और ये दिया गया उमरान मलिक को, ये हैदराबाद साइड से खेलते हैं आईपीएल। अगर पूछे सबसे ज्यादा बार आईपीएल किसने जीता, तो मुंबई इंडियंस जीता। मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ आईपीएल के बारे में, इसलिए आज नहीं बताऊंगा। और 2022 की अगर हम लोग बात करें, इस बार जो आईपीएल हुआ था, इसमें जो है ऑरेंज कप किसको मिला और पर्पल कप किसको मिली। ऑरेंज आपको जोस बटलर को मिला है, ऑरेंज कप, जो कि सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए मिलता है, जोस बटलर को। और पर्पल मिली थी सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए यजुवेंद्र चहल को मिली थी। जीता कौन था इस बार, गुजरात टाइटन जीती थी, 15वां संस्करण था। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इमर्जिंग प्लेयर उमरान मलिक को दिया गया, ध्यान रखना। उमरान मलिक जम्मू कश्मीर के प्लेयर हैं, हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं, तो टीबी है ना, टीबी है ना, ट्यूबरक्लोसिस की बात चल रही है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं ये बताना है, तो ये 24 मार्च को हो जाएगा विश्व क्षय रोग दिवस। ओके, देखेंगे फ्रेंड्स, तो विश्व क्षय रोग दिवस हो जाएगा 24 मार्च को। उसके बाद अगर हम लोग 22 मार्च की बात करेंगे, तो देखिए 22 मार्च को जल दिवस, देखो इसको कैसे याद करेंगे,
मार्च ऐसे लग रहा है मार जाएगा, मार जाएगा। कैसे? मार्च, मार्च मतलब मार जाएगा। 22 मार्च अगर पानी नहीं बचाएगा आदमी तो एक एक बूंद के लिए, दो दो बूंद के लिए मर जाएगा। तो 22 मार्च जल दिवस होता है। और 22 अप्रैल पृथ्वी, देखो अप्रैल में भी आ रहा है, पृथ्वी में भी आ रहा है, तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। 22 अप्रैल होता है पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी, और 22 मार्च हो जाएगा विश्व जल दिवस हो जाएगा। और 24 अप्रैल को आप ध्यान रखना, अगर कोई 24 घंटे टीवी देखेगा, 24 घंटे, तो मार जाएगा, मार जाएगा। मार मतलब मार्च, है ना। 24 घंटे टीवी देखेगा तो मार जाएगा। तो बिल्कुल आपको याद रहेगा 24 घंटे मतलब 24 मार्च को क्षय रोग दिवस होता है, टीबी डे होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, और टीबी को खत्म करने का जो डेडलाइन है वो भी 2024 तक का ही है। 2024 तक टीबी का उन्मूलन करना है इंडिया से, ये चीज भी ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन लिखा है 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आप सबको पता होगा 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 24 अप्रैल को पंचायती राज्य दिवस मनाते हैं, आप सबको पता। भाग 9 हो जाएगा, भाग 9 में पंचायती राज्य व्यवस्था की बात करें, 11वीं अनुसूची है ना, 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 73, 73वां संविधान संशोधन 1992, और लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के दिन मनाते हैं। भाग 9 हो जाएगा, 11वीं अनुसूची हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, इस चीज को ध्यान रखना। और बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को, जिन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, और 2 स्तरीय की बात करेंगे तो अशोक मेहता हो जाएंगे, आप सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं 8 मार्च की। फोन आ गया था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। 8 मार्च हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 29 जुलाई आप ध्यान रखना टाइगर्स डे होता है। 29 जुलाई को होता है बाघ दिवस मनाते हैं, टाइगर्स डे मनाते हैं। और आपको ध्यान रखना प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांस है। 29 जुलाई को टाइगर्स डे मनाते हैं, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, आपको ध्यान रखना 1973 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च हो जाएगा। और 24 जनवरी को यहाँ पे आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हो जाएगा, है ना। 24 जनवरी को हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला का 2 फरवरी देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 है ना, 1971 से ईरान में इसका क्या होता, ईरान में इसका सम्मेलन 1971 में हुआ था। और तभी से विश्व आर्द्र भूमि हम लोग मनाते हैं 2 फरवरी को। और विश्व आर्द्र भूमि जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से चिड़ियों का क्या बोलते हैं, स्वर्ग स्थल, है ना। पक्षियों के स्वर्ग स्थल अगर आपसे पूछेगा क्या हो जाएगा, तो पक्षियों का स्वर्ग स्थल बोलते हैं, आर्द्र भूमि को पक्षियों का स्वर्ग स्थल बोलते हैं। और 1971 ईरान से इसको पहचानने की कोशिश की गई, वहीं से एक तरह से एक सम्मेलन होता है जहां से विश्व आर्द्र भूमि का कॉन्सेप्ट निकला। और अगर पूछे वर्तमान में इंडिया में कितने हैं फ्रेंड्स, तो 75 विश्व आर्द्र भूमि हो गए हैं इंडिया में, टोटल है 75 विश्व आर्द्र भूमि। सबसे ज्यादा अगर पूछे दुनिया में कहां पे, तो यूके में हुआ, यूनाइटेड किंगडम में हो जाएंगे सबसे ज्यादा। इंडिया में कितने हैं, 75 हैं वर्तमान में, ध्यान रखना है ना। और अपने यूपी में कितने हैं, अपने यूपी में 10 हैं, इनको भी समझ के रखना। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा 2 दिसंबर को क्या मनाता है, तो देखिए 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को, है ना। कंप्यूटर साक्षरता 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस। तो समझ के रखना, 1 दिसंबर को एड्स और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि मनाते हैं, आपने पहले ही देख लिया। 31 मई को अगर पूछे फ्रेंड्स तो तंबाकू दिवस, देखिए 31 मई, देखो मई का अंत हो गया, मई का अंत हो गया, एकदम खत्म हो गई। 31 एकदम आखिरी है ना, तो तंबाकू खाना भी एकदम आखिरी की तरफ ले जाता है, आपको पता है। तो 31 मई, 31 मई तंबाकू दिवस हो जाएगा, ठीक है। तंबाकू का मतलब तंबाकू निषेध दिवस हो जाएगा। और तंबाकू निषेध मतलब इसी के लिए जो है आपको बताना, तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाते हैं। अगला है 1 मई विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं, 1 मई। तो देखो हमने कैसे याद किया इसको, श्रमिक दिवस। श्रमिक देखो बहुत मेहनत से काम करता है, तो उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है। अगर आपने उसको 1 रोटी दिया होगा, मान लो आपने उसको 1 रोटी दिया, तो वो बोलेगा 1 मई, 1 मई, है ना। 1 मई क्या होगा, 1 मई, ज्यादा दो, 1 मई क्या होगा, श्रमिक दिवस क्या हो जाएगा, 1 मई, है ना। 1 मई को हो जाएगा श्रमिक दिवस। अगला क्वेश्चन लिखा फ्रेंड्स 12 जनवरी, आप सबको पता है, तो स्वामी विवेकानंद जी की याद में हम लोग उनका हैप्पी बर्थडे है, युवा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 14 सितंबर को, आप सबको पता है हिंदू दिवस, 14 सितंबर 1949 को, 1949 को जो है हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। राजभाषा, आप सबको पता है राजभाषा इंडिया की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को माना गया। आर्टिकल कितना, 343 है ना, 343 में रखा गया इसको, 343 में इसको रखा गया। और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
फिर अगर हम लोग बात करेंगे 5 सितंबर की, तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस हो जाएगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस हो जाएगा। तो अगर आप टीचर बन जाओगे तो आप 5 स्टार होटल में जाओगे। 5 सितारा 5 सितारा 5 सितंबर, है ना। अगला देखिए 15 जनवरी थल सेना दिवस मनाते हैं। थल सेना दिवस, देखो थल सेना, अब सेना का कोई जवान होगा तो वो बहुत ज्यादा ना हाई क्लास का होगा ना बहुत ज्यादा लो क्लास का, मीडियम क्लास का, मतलब बीचों बीच का। तो आप एक तारीख से गिनोगे 30 तारीख तक, तो बीचों बीच में क्या आता है 15, तो सेना का जवान मीडियम क्लास का होता है, आपको समझ के रखना है। 15 जनवरी हो जाएगा, ऐसे करके समझ लेना, ठीक है, 15 जनवरी। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे 30 जनवरी आपको बताना है। तो 30 जनवरी आपको यहाँ पे हो जाएगा शहीद दिवस। सबको मालूम है 30 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, शहीद दिवस मनाते हैं। और कुष्ठ रोग दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, कुष्ठ रोग दिवस। कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है 30 जनवरी को ही, कुष्ठ रोग दिवस भी मनाते हैं। 30 जनवरी को गांधी बाबा को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, इसलिए 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये था इस वीडियो का। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, काफी इंफॉर्मेटिव और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पक्का मान के चलिए कि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पेट में देखने को मिलेंगे। और मैं एक अपनी मतलब नोट्स टाइप की बना रहा हूँ, जिससे कि मैं आपको पेट के लिए बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन की एक नोट्स में बना रहा हूँ, है ना। और उस नोट्स को मैं आपको देने ही वाला हूँ एक आध दो दिन में, बढ़िया से नोट्स बना के, जिससे कि 100% आपको क्वेश्चन, कई सारे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन वहां से उस नोट से आपको मिल जाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ, आपको जल्दी वो देने वाला हूँ। तो ये था इस वीडियो का। इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, थोड़ा मेरे यूट्यूब को थोड़ा प्रमोट करें, क्योंकि बहुत छोटा चैनल है ना। आप प्रमोट करेंगे तो मैं इंकरेज हो जाऊंगा और धीरे धीरे और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो ये था एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।